अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़। और इमरान खान के साइफ़र केस में ट्रायल के बाद जिस तरीके से उनको सज़ा सुनाई गई, उसके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें ज़ेर समात हैं। उस पर रोज़ाना की बुनियाद पर समातें हो रही हैं। इमरान खान के वकील ने मेरिट्स पर दलाइल दिए हैं। आज उन्होंने क्या कुछ कहा आपके सामने रखती हूँ, लेकिन इसके साथ ही ये कि पिछले साल 9 मई को जब इमरान खान को अहाता अदालत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही गिरफ़्तार किया गया था, तो 9 और 10 मई के वाक़यात रूनुमा हुए थे उनकी गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़। और उस मामले पर जो 9 और 10 मई के वाक़यात के ज़िम्मेदारान हैं, उनमें 103 अफ़राद को फ़ौजी तहवील में रखा गया है और उनका फ़ौजी ट्रायल भी किया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने उस फ़ौजी ट्रायल को कलअदम भी करार दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक और लार्जर बेंच बनाया गया, जिसने इंट्रा कोर्ट अपीलों पर वफाकी हुकूमत को रिलीफ देते हुए इन्हीं 103 अफ़राद का ट्रायल मुकम्मल करने की इजाज़त भी दी। इससे मुतालिक आज क्या डेवलपमेंट हुई है, वो आगे चल के आपके सामने रखती हूँ। लेकिन पहले बात करते हैं साइफ़र केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समात में ज़ाहिर है कि सबसे बड़ा जो नुक्ता उनके वकला के पास है, वो यही है कि जिस बरगिरफ्तारी से ये ट्रायल चलाया गया और ट्रायल के लिए जो तरीक़ाकार अपनाया गया, उससे ये सज़ाएँ तो क्या बरकरार रहेंगी, उस पूरे के पूरे ट्रायल को भी कलअदम करार दिया जाना चाहिए। और ज़ाहिर है कि सज़ाओं ने बिलाखिर मुअत्तल या कलअदम ही होना है। अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मूड है, वो कुछ ये दिखाई दे रहा है कि वो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के साइफ़र ट्रायल्स से मुतालिक और जो सज़ाएँ सुनाई गईं, उस पर कुछ जो है वो क्वेश्चंस भी उठा रही है और रिलीफ़ भी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को आने वाले दिनों में मिल सकता है। इमरान खान के जो वकील हैं सलमान सफ्तर, उन्होंने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने ये मुद्दा उठाया कि कैसे कम से कम वक्त के अंदर इतने सारे गवाहान जो कि साइफ़र केस से रिलेटेड थे, तकरीबन 25 गवाहान थे और उनके बयानात को रिकॉर्ड किया गया। अ, दिनों और घंटों में ये बयानात रिकॉर्ड हुए और सलमान सफ्तर का आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये कहना था कि जिस तरीके से साइफ़र केस का ट्रायल चलाया गया, ये इस्लामाबाद की तारीख़ का कोई अनोखा तरीन ट्रायल है। और इस पर जब जजेस ने ये सवाल किया, यानी चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने ये कहा कि साइफ़र ट्रायल जो अपनी नौयत का एक पहला केस है, तो इसके अंदर जब अदालत कोई फ़ैसला देगी तो एक अदालती नज़ीर बनेगी। तो उस पर सलमान सफ्तर ने ये कहा कि इमरान खान के जितने भी हाल ही में केसेस डिसाइड किए गए हैं, वो सभी अपनी नौयत के पहले केसेस हैं और उन सब से ही कुछ नई अदालती नज़ायर सेट होने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से साइफ़र ट्रायल हुआ, फिर तोशाखाना का ट्रायल हुआ, फिर इद्दत में निकाह का ट्रायल हुआ, इन सब से ही कोई नया प्रेसिडेंट सेट होगा। इसके अलावा अदालत ने आज सवालात ये भी उठाए कि क्या जल्दबाजी थी, जिसमें इमरान खान के केसेस को इस तरह से समाअत के लिए मुकर्रर करके और फिर गवाहान के इतनी तेज़ी से बयानात रिकॉर्ड किए गए, उन पे जरा के लिए रियासत की जानिब से जो स्टेट डिफेंस काउंसिल थे, वो भी मुकर्रर किए गए और फिर उसके बाद जरा का हक भी एक तरह से उनके वकला का ये कहना है कि उनसे लिया गया। तो क्या बरगिरफ्तारी की ज़रूरत पेश आई वफाकी हुकूमत को इसके अंदर, ये भी सवालात आज बेंच ने किए। तो जो बेंच के सवालात उठाए गए हैं, बेसिकली अगर उनको आपके सामने प्रिसाइसली रखूँ तो दो सवालात मेन हैं। एक तो ये कि किस तरह से इतना तेज़ी से ट्रायल जो है वो चलाया गया, लेट नाइट ट्रायल क्यों चलाया गया, यानी रात के वक्त तक क्या ज़रूरत पड़ी थी जज को कि सर्दी के दिनों में, यानी जनवरी की सर्दी थी और उसके अंदर ये ट्रायल दिनों के अंदर मुकम्मल किया गया साइफ़र का और इलेक्शन से एन पहले इमरान खान को सज़ा सुनाई गई। एक तो ये सवाल अदालत ने उठाया। दूसरा सवाल ये है कि जो स्टेट डिफेंस काउंसिल, यानी कि रियासत की जानिब से जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को आखिरी दिनों के अंदर साइफ़र ट्रायल के वकला मुहैया किए गए थे, उनकी ज़रूरत पेश क्यों आई? यहाँ पर सलमान सफ्तर ने अदालत के सामने ये रखा कि जब वो अडयाला जेल जाने की कोशिश करते थे, तो उनको कई घंटों तक जो है वो रुकावटों का सामना करना पड़ता था और जब वो अंदर चले जाते थे अडयाला जेल के अंदर, तो जो साइफ़र ट्रायल करने वाले स्पेशल कोर्ट के जज थे, अबुल हसनात जुल्करनैन, वो उनको इसलिए बाहर निकाल देते थे कि आप लेट आए। और इस मामले पर फिर जब बाद में जिरा करने का वक्त आया, तो रियासत की जानिब से इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को वकला फराहम कर दिए गए। उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि रात 11-11 बजे तक साइफ़र केस का ट्रायल चलता रहा और फिर साइफ़र केस के अंदर उन्होंने कहा कि जितने भी मसाइल और पेचीदगियाँ पेश आईं, वो इस वजह से आईं कि ये ओपन ट्रायल नहीं था, बल्कि जेल ट्रायल था। उन्होंने जो डिवीज़न बेंच समाअत करा था, यानी चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब पर मुश्तमिल, उन्हीं में से एक जज यानी जस्टिस मियां गुल के फ़ैसलों का हवाला देते हुए ये भी कहा कि इन्हीं जज ने 2 मरतबा जो साइफ़र ट्रायल है उसको जेल ट्रायल कराने की तो इजाज़त दी, लेकिन साथ ही कहा कि वो इन कैमरा या बंद कमरे का ट्रायल नहीं होगा, बल्कि ओपन ट्रायल होगा। लेकिन उस फ़ैसले पर अमल नहीं किया गया, बल्कि एक तरह बंद कमरे में ही ट्रायल करके इस तरह की सज़ाएँ, तकरीबन 24 साल की लगभग सज़ा इमरान खान की बनती है, जो उनको साइफ़र ट्रायल करके सुनाई गई है। और इस तरह शाह महमूद कुरैशी की भी
सज़ा है। अब इसके अंदर गुज़िश्ता रोज़ भी अदालत ये कह चुकी है कि साइफ़र से मुतालिक जो इमरान खान की तकरीर थी या वो मामला था वो सियासी था। तो लगता कुछ ये है कि अब इस केस के अंदर अदालत जा रही है इमरान खान को रिलीफ़ देने की तरफ, लेकिन उस रिलीफ़ का तरीक़ेकार क्या होगा? क्या रिमांड बैक किया जाएगा केस को, या फिर जो पूरे का पूरा ट्रायल है उसको कलअदम करार दे दिया जाएगा और सज़ाओं को भी मुअत्तल किया जाएगा और उनको भी कलअदम करार दिया जाएगा, ये आगे चल के डिसाइड होगा। कल तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया है। कल दोबारा सलमान सफ्तर ही अपने दलाइल देंगे, लेकिन अदालत ने साथ ही एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से इससे मुतालिक भी जवाब मांगा है कि क्यों आपने रियासत की जानिब से जो वकील दिफा हैं वो आपने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को दिए थे। तो अब कल दोबारा इस केस की समाअत होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में एक मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों से मुतालिक केस की समाअत आखिरी जो हुई थी वो 29 जनवरी 2024 को हुई थी। उसके बाद अब तकरीबन 1.5 माह का अरसा गुजर चुका है और ना ही केस की कोई समाअत हुई है, ना ही लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है और ना ही इसकी कोई सुनबुन हमें सुनाई दे रही है। तो आज जो मरकज़ी केस के अंदर दरख्वास्त गुजार थे सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा, उन्होंने केस की जल्द समाअत के लिए एक मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की है और अदालत से ये इस्तदा की है कि 25 मार्च से शुरू होने वाला यानी आइंदा जो हफ्ता है उसके अंदर इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। लेकिन साथ ही उनकी ये भी इस्तदा है कि सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक जो इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं उन पर समाअत करने वाला जो बेंच है वो 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। यानी उनका कहना है कि जजेस कमेटी अब जो नया बेंच बनाएगी, यानी जो इस केस के अंदर तकरीबन दूसरी बार बेंच बनेगा, क्योंकि पिछली दफ़ा जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो कि सीनियर तरीन जज थे अब रिटायर हो चुके हैं, उन पर एतराज़ उठाया गया और पहले वो ये कहते रहे कि वो इस बेंच से नहीं उठेंगे, लेकिन उन्होंने अगली समाअत के ऊपर बेंच में बैठने से माजरत कर ली और इस तरह बेंच टूट गया था 29 जनवरी 2024 को और अब तक दोबारा समाअत के लिए इस केस को मुकर्रर नहीं किया गया। तो जवाद ख्वाजा ने इस्तदा की है कि 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाया जाए और साथ ही उन्होंने अपनी दरख्वास्त के अंदर ये भी इंकशाफ किया है, जो कि हम बार बार कहते भी आ रहे थे और अब वो अदालत के सामने भी मुद्दा आ गया है कि जो सिविलियंस यानी 103 लोग जो 9 और 10 मई के वाक़यात के बाद फ़ौजी तहवील में हैं, उनको उनके जो ट्रायल है यानी उनके जो फ़ौजी ट्रायल है या कोर्ट मार्शल का अमल है वो मुकम्मल कर लिया गया है। सिर्फ जो हतमी सज़ाएँ हैं वो इसलिए नहीं सुनाई जा रही क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसके अंदर मना किया गया था फ़ाइनल सज़ाएँ सुनाने से और सज़ाओं को मशरूत किया गया है सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा इंट्रा कोर्ट अपीलों से। अब ये जो तमाम तर मामला है इसके अंदर जवाद ख्वाजा ये कहते हैं कि जो 103 अफराद हैं जो कि मिलिट्री कस्टडी में हैं, अगर उनके ऊपर उनके सज़ाएँ या उनके जो जुर्म हैं वो नहीं साबित होते तो फिर उनका जो ज़मानत का हक़ है उससे भी उनको महरूम रखा जा रहा है। उसके अलावा उनका ये भी कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है कि सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार देने का जो 23 अक्टूबर 2023 का 5 रुकनी लार्जर बेंच का फैसला था वही बरकरार रखना है, तो फिर ये जो 103 सिविलियंस हैं इनके बुनियादी इंसानी हकूक़ का क्या होगा। यानी उन्होंने आर्टिकल 9 का हवाला देते हुए ये कहा है कि हर शख्स को आज़ादी का और हर शख्स को हक़ है कि वो अपनी आज़ादी और अपनी लिबर्टी इंजॉय कर सके, लेकिन ये जो 103 अफराद हैं इनको आर्टिकल 9 के तहत उनके बुनियादी हक़ से महरूम किया जा रहा है। उसके अलावा उन्होंने इन अफराद की जो मिलिट्री तहवील है उसको भी इल्लीगल यानी गैर कानूनी करार दिया है और ये कहा है कि अदालत जल्द से जल्द 9 रुकनी बेंच बनाए और इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर करके सुने और जो सिविलियंस के बुनियादी हकूक़ इससे जुड़े हैं और जो इसमें इन्वॉल्व्ड हैं उनको भी देखा जाए। इसके अलावा वो अपने इस दरख्वास्त में ये भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एक लार्जर बेंच का फैसला है कि 103 सिविलियंस का जो फ़ौजी ट्रायल हुआ वो नहीं हो सकता कानून के तहत और उसको कलअदम करार दिया जाए। उसके अलावा उनका ये भी कहना है, उन्होंने जस्टिस याया अफरीदी के इसी केस के अंदर नोट का हवाला देते हुए ये कहा है कि जस्टिस याया अफरीदी ने ये कहा कि इस तरह के मामलात को फुल कोर्ट को डिसाइड करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अगर फुल कोर्ट नहीं बन सकती तो कम से कम 9 रुकनी लार्जर बेंच इस केस का फैसला करे। और फिर उनका कहना ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच का ऑर्डर है कि सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता, जबकि एक और बेंच जो बनाया गया जिसने कि इस फैसले को मुअत्तल किया वो बेंच तो अब मौजूद ही नहीं है, इन फील्ड ही नहीं है, तो उसका फैसला क्यों बरकरार रहे, बल्कि 23 अक्टूबर 2023 का वो फैसला बरकरार क्यों ना रहे जो जस्टिस इजाज़ुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने दिया था। अब 23 अक्टूबर के बाद बहुत से ऐसे वाक़यात हुए जिससे सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक बेंच पर बराह रास्त असर हुआ। हमने देखा कि जजेस कमेटी जो कि 3 रुकनी जजेस की इंतज़ामी कमेटी है जो कि बेंचेस की तश्कील का फैसला करती है, उसके दरमियान भी फूट पड़ी। जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने एक नोट लिखा था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक 6 रुकनी बेंच जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में बनाया गया है,
उस बेंच की तश्कील से मुतालिक उनको मतला नहीं किया गया, बल्कि उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस से बार-बार पूछा और उनको नहीं बताया गया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने अपने रिटायरमेंट से पहले एक नोट में ये भी कहा था कि जो सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक बेंच था, वो 7 रुकनी बनाए जाना था और ये फैसला हुआ था कि सीनियर तरीन जजेस के ऊपर पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाएगा। लेकिन बाद में जो बेंच बनाया गया, पहले तो वो उनको बगैर इत्तला दिए बनाया गया और फिर वो उन जजेस पर बना दिया गया जो सीनियर तरीन जजेस नहीं थे। यानी उनमें सीनियर जज सिर्फ जस्टिस सरदार तारिक मसूद थे। बाकी तमाम जो जजेस थे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान के अलावा, वो जूनियर जजेस थे। मतलब सीनियर जजेस पर मुश्तमिल अगर बेंच बनाया जाता तो जस्टिस अतर मिनल्ला बेंच का हिस्सा हो सकते थे। जस्टिस याया अफरीदी तो मेन बेंच में थे, जस्टिस आयशा मलिक भी मेन बेंच के अंदर थी। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर समेत जो सीनियरिटी के हिसाब से जजेस थे, उनको इस बेंच का हिस्सा होना चाहिए था। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन ऐसे क्रिएट हो गई है कि मुतालबा किया जा रहा है जजेस कमेटी से कि 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाया जाए। आपको याद होगा जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में आया था तो जून 2023 की बात है और उस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे और उन्होंने 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया था। 9 रुकनी लार्जर बेंच के अंदर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ीसा भी थे, जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी थे, जस्टिस मंसूर अली शाह भी थे और बाकी वो 5 जजेस थे जिन्होंने 23 अक्टूबर 2023 को फैसला सुनाया, यानी जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी। तो इन 9 रुकनी जो जजेस हैं, इन पर वो बेंच बनाया गया था और उस बेंच के अंदर जस्टिस सरदार तारिक मसूद और चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ीसा ने ये कहकर अलहदगी इख्तियार कर ली थी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला नहीं हो जाता, तब तक वो किसी बेंच में नहीं बैठेंगे। तो खैर उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह पे वफाकी हुकूमत ने एतराज़ उठा दिया कि जो आदिस ख्वाजा के रिश्तेदार लगते हैं, इसलिए दरख्वास्त गुजार के रिश्तेदार होने की बुनियाद पर उनको बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए। अब की सिचुएशन ये है, यानी उन चेन ऑफ इवेंट्स के बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ीसा इस वक्त मनसब आला पर मौजूद हैं और चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ीसा अपना माइंड ऑलरेडी इस मामले में 2015 में होने वाली जो फ़ौजी अदालतों से मुतालिक 21वीं आइनी तरमीम थी, उसमें अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर चुके हैं कि फ़ौजी अदालतों को होना ही नहीं चाहिए। लेकिन उनकी ही मौजूदगी में, उन्हीं की अदालत से, उन्हीं के बनाए गए बेंचेस से, उन्हीं फ़ौजी अदालतों के अंदर सिविलियंस का और ऐसे सिविलियंस का जिन पर दहशतगर्दी के शायद दफ़ात नहीं हैं या फिर उनके ऊपर ये साबित नहीं है कि वो दहशतगर्द हैं, उनका फ़ौजी अदालतों में ट्रायल मुकम्मल हो चुका है। अब सिचुएशन ये है कि 3 रुकनी जजेस कमेटी है। इस 3 रुकनी जजेस इंतज़ामी कमेटी के अंदर चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ीसा, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह पे एतराज़ है, चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ीसा अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर चुके और जस्टिस मुनीब अख्तर जो मेन केस में फ़ैसला सुनाने वाला बेंच है, उसका हिस्सा है। तो अब इस सिचुएशन के अंदर अगर ये जजेस कमेटी 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील देती है तो जाहिर है कि उस 9 रुकनी लार्जर बेंच के अंदर ये 3 जजेस नहीं हो सकते। इनके अलावा जस्टिस आयशा मलिक भी और जस्टिस याया अफरीदी भी बेंच का हिस्सा नहीं हो सकते। बकिया बचे 10 जजेस और उन 10 जजेस में से अगर 9 जजेस पर मुश्तमिल लार्जर बेंच बना भी दिया जाता है तो सबसे सीनियर जज इस वक्त उनमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान होंगे और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में अगर तो ये बेंच बनता है दोबारा से, तो फिर उस बेंच को जल्द से जल्द जो केस का फ़ैसला करना होगा, वो फ़ैसला कुछ वैसा ही होगा जैसा आफ़िया शेरबानो केस के अंदर हुआ। यानी आफ़िया शेरबानो केस के अंदर आपको याद होगा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई कर रही थी रिटायर्ड जजेस के ख़िलाफ़, तो उनके सामने ये रखना या ये मसला आ गया था कि अगर कोई जज मुस्ताफ़ी हो जाए दौरान इंक्वायरी या रिटायर हो जाए, तो फिर क्या करना है उस जज का। तो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में जूनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया गया था और उस बेंच ने एग्जैक्टली वही किया था जो चीफ जस्टिस की मंशा थी। तो फिर हम ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि अगर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर एक बेंच बनेगा, उस बेंच की सरबराही वही जज करेंगे जो आफ़िया शेरबानो केस में कर रहे थे, तो वो फैसला नहीं आएगा जो चीफ जस्टिस की मंशा है, या आप इस वक्त में ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत की मंशा है, जो कि ऑलरेडी करारदादों के ज़रिए ये मंजूर कर चुकी है कि इन 103 अफराद का, सिविलियंस का, फ़ौजी अदालतों में ही ट्रायल होना चाहिए। तो हम ये समझें कि जो 103 अफराद सिविलियंस, बल्कि जिनको आप कहें, वो फ़ौजी तहवील में भी हैं और उनका फ़ौजी ट्रायल भी मुकम्मल हो चुका है। अब उनको सज़ाएँ भी फ़ौजी अदालतों से होंगी और उन सज़ाओं का पर जो अमल दरामद है वो ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से मशरूत है और ये बिल्कुल भी ढका छुपा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला क्या आएगा। इसी तरह की बदकिस्मत स्टेट ऑफ अफेयर्स के बीच में हम रह रहे हैं और इनसे हम आंखें जितना भी चुराएं या फेरें, फ़ायदा कोई नहीं होगा, क्योंकि सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक अगर पहले आप बेंच से कोई उम्मीद कर रहे थे कि वो कोई रिलीफ़ देगा, तो अब उस रिलीफ़ के इम्कानात बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।